सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 1 है और इस क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बेसिक्स को समझेंगे। और ये जो क्लासेस हैं ये सीरीज से रहेंगी, एक कंटिन्यू 15 दिन तक ये सीरीज चलेगी और विद इन 15 डेज हम टीचिंग एप्टीट्यूड को ख़त्म कर देंगे। आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, ब्लूम्स की थ्योरीज हैं, बर्नर्स की थ्योरीज हैं, हम इन सबको कवर अप करके चलेंगे। कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जीन प्याजे हैं, ठीक है। हम इन सारी कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते हुए आगे चलेंगे। ये क्लासेस EMRS, UGC नेट एंड MP सेट को लेकर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड हर एक एग्जाम में आता है, तो हमें हर एक एग्जाम के लिए समझना है। तो क्या हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी में भी कंटेंट मिलेगा और इंग्लिश में भी कंटेंट मिलेगा और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे साथ ही साथ में। तो चलें स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। सबसे पहले आपको समझना है टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने के लिए आपको इस चीज को समझना होगा, सर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ लोग हैं, पहले आपको समझना होगा इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक पढ़ाने का तरीका। अब पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का भी तरीका, यहां पर दो ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे मेनली। वो दो लोग कौन कौन होंगे? एक होगा टीचर। यहां पर दो एलिमेंट आपको हमेशा माइंड में रखना है, दो एलिमेंट होंगे। सबसे पहले आएगा टीचर, सेकंड आएगा आपका स्टूडेंट। सेकंड कौन आएगा? स्टूडेंट आएगा। सेकंड कौन होगा सर? स्टूडेंट होगा। अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले सर क्लासरूम, एक क्लासरूम की बातें भी हम करेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट भी आएगा। फिर कंटेंट भी आएगा कि क्या क्या कंटेंट कैसे पढ़ाना है, ठीक है। क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, कैसा मटेरियल होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, कैरिकुलम क्या होना चाहिए, ये सारी भी चीजें आएंगी। और एग्जैक्टली में आपका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ओके। टीचर का बिहेवियर कैसा है, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें भी यहां पर हम कवर अप करेंगे। यहां पर आपका मेंटल मतलब ब्रेन, माइंड से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, ओके। इमोशन है, माइंड है, या हम कह सकते हैं साइकोमोटर। साइकोमोटर समझते हो क्या होता है? साइकोमोटर जो एक्टिविटीज होती है, जहां पर आप साइकोमोटर एक्टिविटीज में आप हाथ पैरों का यूज करते हैं, उन्हें हम साइकोमोटर एक्टिविटीज भी कहते हैं, ओके। तो यहां से हमें समझना है कि जब आप टीचिंग करते हैं तो आपको सिर्फ कंटेंट नहीं देना होता है, बच्चे की साइकी को भी समझना होता है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को भी समझना होता है, बच्चे के बैकग्राउंड को समझना होता है कि कैसे वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं। यदि सपोज करिए आप किसी छोटे से गांव में टीचिंग करने जा रहे हैं और आप उसे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो उसे समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम करना है और हमें टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखना है। तो चलिए आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले हम बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो समझिएगा बात को। शिक्षण योग्यता हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं सर? शिक्षण योग्यता कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहां पर आपको फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको थ्योरीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, और उन थ्योरीज को याद नहीं रखना है, थ्योरीज और तुम एक हो जाना, तब जाकर आप टीचिंग एप्टीट्यूड सीख पाओगे। आपको समझना होगा जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर्स को पढ़ रहे हैं तो आपको समझना होगा कि मैं ही टीचर हूं। जब आप ये समझोगे कि मैं ही टीचर हूं तो उस बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ओके। तो टीचिंग शिक्षण प्रभावी ढंग से सिखाने और शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक प्राकृतिक क्षमता और कौशल है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है बच्चा? टीचिंग एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी एंड स्किल्स।
आपकी योग्यता और आपकी स्किल्स। योग्यता मतलब जैसे कि आप सपोज करिए आपने 12th पास आउट कर लिया तो आप योग्य हो गए हैं, लेकिन आपके पास स्किल हो ये जरूरी नहीं है। स्किल और योग्यता दो अलग अलग चीजें हैं। तो इन्होंने कहा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपकी एबिलिटी भी है और आपकी स्किल्स भी है। तो यहां पर कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू टीच इफेक्टिवली एंड गाइड लर्नर्स। मतलब हम यहां पर कहते हैं कि एक सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, आप अपनी योग्यताओं से, आप अपनी स्किल से, आप अपनी एबिलिटी से और स्किल से जो बच्चों को सिखाते हैं, इफेक्टिवली सिखाते हैं, प्रभावी ढंग से सिखाते हैं, उसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू द इनेट कैपेसिटी। ओके सर, इनेट का मतलब क्या होता है? सर इनेट का मतलब होता है जन्मजात। कहते हैं हम यहां पर कहते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो एक इनेट कैपेसिटी, एक जन्मजात कैपेसिटी है, एक आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, आपका एटीट्यूड है, आपका दृष्टिकोण है, डेट इनेबल एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड लर्नर्स, जो कि आपके अंदर एक इंडिविजुअल को क्या करता है, एक ऐसी क्षमता पैदा करता है जहां पर आप अपने लर्नर्स को, आप अपने शिक्षार्थी को समझ पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसे नॉलेज डिलीवर कर पाते हैं, क्लासरूम मैनेज कर पाते हैं, परफॉर्म द टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुली, और सफलतापूर्वक आप उन लोगों को पढ़ा पाते हैं। इसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी जहां पर हम बच्चे को समझ पाए, बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, बच्चे को सिखा पाए, बच्चे को नॉलेज दे पाए, क्लासरूम मैनेज कर पाए और परफॉर्म द टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुली, जहां पर हम सफलतापूर्वक जो टीचिंग प्रोसेस होती है हम उसे कंप्लीट करते हैं, उसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। चलें, व्हाट इज शिक्षण अकॉर्डिंग टू यू? शिक्षण है क्या, टीचिंग है क्या? सबसे पहले हम समझते हैं, इज द ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और वर्क ऑफ अ टीचर। यह एक शिक्षण का व्यवसाय, पेशा और कार्य है। सबसे पहले आपको पता है आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? पैसा आए, पैसा मतलब व्यवसाय। लेकिन टीचिंग इज नॉट अ बिजनेस, टीचिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी टू मेक देम वाइज, बिट एंड इंटेलेक्चुअल। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति कि आप उन सोसाइटी को आप इंटेलेक्चुअल बनाएं, आप उन्हें बहुत योग्य बनाएं, उन्हें कैपेबल बनाएं। ये पहली प्राथमिकता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या? व्हाट इज टीचिंग? शिक्षण क्या है? शिक्षण एक टीचर का, एक शिक्षक का एक पेशा है, प्रोफेशनल है, कार्य है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षण एक शिक्षक द्वारा सिखाए नए विचारों या सिद्धांतों का गठन करता है। तो टीचिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द आइडियाज और प्रिंसिपल टॉट बाय अ टीचर। टीचिंग जो है वो क्या है? शिक्षण एक शिक्षक द्वारा सिखाए गए विचारों, मतलब टीचिंग है क्या? शिक्षक के द्वारा सिखाए गए विचारों को, सिद्धांतों को गठन करते हैं, उन्हें हम शिक्षण कहते हैं। दूसरा आता है, तीसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट हो गया कि टीचिंग एक ऑक्यूपेशन है, दूसरा पॉइंट हो गया कि यहां पर हम सिद्धांतों को सिखाते हैं, तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है, टीचर यूटिलाइज बेस्ट मेथड्स टू गिव बेस्ट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट्स। कि मतलब टीचर जो है, एक शिक्षक उन सारे तरीकों का उपयोग, सबसे अच्छे तरीकों का उपयोग करके अपने बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहता है, उसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। ओके, चौथा पॉइंट हो गया, इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज दैट इंपार्ट नॉलेज एंड स्किल। हम यहां पर वो उन सारी क्रियाकलापों को शामिल करते हैं जो आपको एजुकेट करती हैं, आपको इंस्ट्रक्ट करती हैं, और वो सारी एक्टिविटीज आपके अंदर नॉलेज को इंपार्ट करती हैं। वो सारी एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज इंपार्ट नॉलेज, ओके, नॉलेज एंड स्किल्स, इट्स कॉल्ड, हम कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, एक फिफ्थ पॉइंट आता है, इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स। मतलब इनमें वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जहां पर हम एक एजुकेशन अन्य लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। यह रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद को जगाने का एक तरीका होता है। यह रचनात्मक भी होता है, ये भावात्मक भी हो सकता है,
एक क्रिएटिव है, ये क्या है, एक क्रिएटिव तरीका है, इट इज अ क्रिएटिव मेथड, यह रचनात्मक अभिव्यक्ति है, इट इज अ वे ऑफ अवेकनिंग ऑफ जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। चले अब हम बात करते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू स्मिथ। आप स्मिथ को याद रखिएगा, स्मिथ एक ऐसे फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जहां पर इन्होंने अकाउंटेंसी पर भी बात की है। जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आप स्मिथ की बहुत सारी डेफिनेशंस को आप पढ़ते हैं, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्मिथ, स्मिथ कहते हैं कि टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। तो यहां पर ये कहते हैं कि टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम्ड एट। स्मिथ के अनुसार शिक्षण विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। बड़े ध्यान से समझना, टीचिंग क्या है बच्चा, टीचिंग जो है, अब मुझे बताओ यहां पर टीचिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, यस सुनो। टीचिंग क्या है, एक संगठित प्रणाली है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, याद रखना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। ये क्या है सर, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो यहां पर आपको याद रखना है जो टीचिंग है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। सर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, आप अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, सबसे पहले आप टीचर हैं, आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, ये आपकी स्किल्स है, ये आपकी कैपेबिलिटीज हैं, इनको आपको समझना होगा। इनका एम क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्या सिखाना चाहती हैं आपको, इन सारी चीजों को बड़े ठहराव के साथ हमें समझना होगा। इनका एम होता है हेल्पिंग द लर्नर्स टू लर्न समथिंग, मतलब शिक्षार्थियों को कुछ सीखने में मदद करना। एक ऐसा सिस्टम है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जिसका उद्देश्य, जिसका एम होता है हेल्पिंग द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों की मदद करना, टू लर्न समथिंग, मतलब कुछ सीखने में। जब हम शिक्षार्थियों की मदद करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सर, उसे हम टीचिंग कहते हैं। इट मे बी कैरिड आउट इन द अब्सेंस ऑफ द टीचर, यह शिक्षक की अनुपस्थिति में भी किया जा सकता है। जो टीचिंग है ये एग्जैक्टली में टीचिंग वो है, यदि टीचर क्लास में नहीं है बच्चे तब भी पढ़ाई करते हैं, मतलब टीचिंग एक वो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, एक सिस्टम है, जहां पर यदि टीचर भी अब्सेंस हो जाता है तो क्लासरूम में बच्चे चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, वो भी एक टीचिंग का ही हिस्सा है। आपको याद आ रहा होगा वो बचपन के वो दिन जब टीचर क्लास में नहीं होते थे लेकिन पूरी क्लास में सन्नाटा होता था और सब पढ़ रहे होते थे, या टीचर क्लास में नहीं होते थे तो एक अलग अलग ग्रुप में बैठकर टेस्ट करते थे, चीजों को डिस्कस करते थे। तो इसका मतलब होता है टीचिंग जो है, इसका एम होता है इट मे बी कैरिड आउट इन द अब्सेंस ऑफ द टीचर। उन्होंने शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में भी माना, जिसे शामिल है ही ऑल्सो कंसिडर टीचिंग एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग एजेंट और सोर्स प्रोड्यूसिंग लर्निंग विच मे बी ह्यूमन और मटेरियल। अभिकर्ता और स्रोत तो मानव या सामग्री हो सकता है। ओके, अ गोल ऑफ और टारगेट टू बी अचीव्ड, जहां पर हम अपने लक्ष्यों को अचीव करते हैं वो टीचिंग है। The intervening variables consisting of learning and teaching situation involving human or physical condition and instructional method, जहां पर हम मानव या शारीरिक स्थितियों या निर्देशात्मक तरीकों को शामिल करते हैं, उसे हम टीचिंग कहते हैं। अब यहां पर आपको समझना होगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। व्हाट इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास कंटेंट हो, आपके पास पढ़ाना टीचर हो आप, और आपके पास स्टूडेंट्स होना चाहिए। यदि स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो आप किसे पढ़ाएंगे, ये तो बड़ी मुश्किल भरी बात है ना, कि यदि टीचर स्टूडेंट्स ही नहीं है तो आप किसे पढ़ाएंगे, आप किसी को नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखना टीचिंग एप्टीट्यूड में स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका होना जरूरी है। ओके, याद रखना। दूसरा, टीचर जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंटरविनिंग वेरिएबल दे हेल्प्स इन इंटरेक्शन, मतलब वो सारी चीजें, वो सब्जेक्ट जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट है। ओके, याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा मत। तो तीन चीजें यहां पर आने वाली हैं। टीचिंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है एक शिक्षार्थी की, जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है,
एक टीचर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और तीसरा इंटरवेन। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका इंटरेक्शन कराने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं, वो कौन से वेरिएबल हैं, वो आएंगे आपका इंटरवेनेंट वेरिएबल। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि इन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं। आपके एग्जाम में कभी भी पॉइंट आप बनकर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये जो नॉलेज आज आपकी क्लास है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये क्लास सिर्फ आज के लिए। मैं यहां पर एमसीक्यूज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करा, एमसीक्यूज के साथ साथ मैं आपको कंटेंट देना चाहता हूं। ये आपकी फ्री क्लासेस है। टीचिंग एप्टीट्यूड यहां से अच्छा कहीं कवर अप नहीं कराया जाएगा। हर छोटे से छोटे पॉइंट को हम इन क्लासेस में कवर अप करेंगे और वो पॉइंट आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे। ये बात श्योर है, वो आने वाले टाइम में आपको दिखेंगे। तो चले आइए बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। जो शिक्षण होता है वो अधिगम सिखाता है, अधिगम की सुविधा प्रदान करता है, अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षार्थी जो है, क्या एक चीज मुझे बताएं, जो हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग से क्या फायदे हो रहे हैं। टीचिंग जो है वो बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, मतलब शिक्षण सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इट इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। यदि सपोज करो जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं इनके बीच में इंटरेक्शन की वजह क्या है, टीचिंग। यदि टीचर को टीचिंग नहीं आती होगी तो क्या, जैसे कि मैं और आप हैं, मैं आपके हर एक छोटे छोटे पॉइंट को कंसर्न कर रहा हूं क्लास में आकर, तो जो टीचिंग है वही इंटरेक्शन की वजह है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ओके, यह शिक्षक और छात्रों के बीच एक प्रकार की बातचीत है। इट प्रोवाइड्स डिजायरेबल इंफॉर्मेशन। अब सर डिजायरेबल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, यह टीचिंग जो है वो डिजायरेबल इंफॉर्मेशन हमें बताती है। जैसे कि आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं क्लास में, तो आपकी डिजायरेबल है, वो इंफॉर्मेशन डिजायरेबल है, आप इच्छुक हैं उसको जानने के लिए, क्योंकि वो आपके पेपर में आनी है, वो आपके पेपर में आनी है। तो मतलब हम क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स डिजायरेबल इंफॉर्मेशन। यह वांछनीय जानकारी प्रोवाइड करता है। जो चीजें आप चाहते हैं वही आपको जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक टीचर आकर आउट ऑफ द कैरिकुलम, आउट ऑफ द सिलेबस आपको कुछ पढ़ाएगा आकर, नो, वो आपको हमेशा रिलेवेंट तरीके से पढ़ाएगा, जहां पर आपको डिजायरेबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यदि आपको डिजायरेबल इंफॉर्मेशन यदि नहीं मिलती है तो आप दूसरे टीचर की तरफ स्विच करते हैं, आप नेगेटिव फीडबैक देते हैं, आपका इवोल्यूशन, जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो भी ढंग से नहीं होता है। ये सुनो, जो आप इवैल्यूएट करते हैं चीजों को, आप इवैल्यूएशन करते हैं, वो भी गलत होता है। चले, नेक्स्ट आता है आपके पास इट वैल्यूज डेवलपमेंट। ये विकास को महत्व देता है। जब आप हर दिन टीचिंग कर रहे होते हैं, आप हर दिन पढ़ रहे होते हैं, तो आपको एक नए तरीके का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। इट एनहेंस नॉलेज, इन नॉलेज को बढ़ाता है। इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, यह एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। सर आर्ट कैसे है, देखो, कुछ कहते हैं टीचिंग जो है वो आपकी इनेट कैपेबिलिटीज है, ये जन्मजात कैपेबिलिटीज है। हर कोई टीचर नहीं हो सकता, हर कोई टीचर नहीं हो सकता, और जो टीचर है वो साइंटिस्ट भी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग एक आर्ट भी है। यदि ये आर्ट है तो ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी है। जैसे कि मेरे पढ़ाने का तरीका, यदि सेम कंटेंट, सपोज करिए नाउन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, वो सेम नाउन पढ़ा रहा है, लेकिन टीचिंग करने का तरीका अलग है, तो टीचिंग एक आर्ट भी हो जाती है। और सर साइंस कैसे, क्योंकि यहां पर एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, जिसका एम होता है आपको सिखाना, आपको पढ़ाना, आपकी मॉरल वैल्यूज को बढ़ाना। ओके, याद रखना। तो ये साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो हम इसे एक ब्रॉड सेंस में हम देख सकते हैं। टीचिंग इज नॉट लिमिटेड। यहां पर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी इन्वॉल्व देयर, यहां पर मनोविज्ञान भी इन्वॉल्व होगा, यहां पर फिलॉसफी भी आकर इन्वॉल्व होगी। ओके, यहां पर बिहेवियरिज्म, जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं, वो भी आकर होगा। यहां पर मॉडर्निज्म भी आएगा, यहां पर रोमांटिसिज्म भी आएगा, यहां पर इमोशंस भी आएंगे, यहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आएगा। सारी चीजें आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। चले, यहां पर हम कहते हैं इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है और नॉन फॉर्मल भी हो सकती है।
ठीक है, याद रखना, इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ओके, याद रखना, ये नॉन फॉर्मल भी हो सकती है। यहां से क्वेश्चन बनता है। अब सपोज करिए जो फॉर्मल है, फॉर्मल का मतलब क्या होता है? ऐसी एजुकेशन जो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक एक ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रोवाइड की जाती है, उसे हम फॉर्मल कहते हैं। जैसे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो आपको एजुकेशन मिलती है, उसे हम फॉर्मल कहते हैं। नॉन फॉर्मल क्या होती है? जो आपको कोचिंग से आपको मिल जाती है, आपको ट्रेनिंग से मिल जाती है, उसे हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो आपके बच्चों से, आपको पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से या सोसाइटी से जो मिलती है, उसे हम इनफॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये तीनों टर्म याद रखना। फॉर्मल मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इनफॉर्मल का मतलब घर है, दोस्त हैं। नॉन फॉर्मल का मतलब है कोचिंग है, क्लासेस हैं, कोचिंग है या क्लासेस हैं, यहां से आपको यदि मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फॉर्मल कहते हैं। इट इज फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, ये बहुत फ्रेंडली होती है। यहां पर आप किसी को बड़ा, आप अपने टीचर के साथ जितना फ्रैंकली रहेंगे, ठीक है, आप टीचर के साथ जितना फ्रैंकली रहेंगे, एक टीचर आपके साथ फ्रैंकली नहीं हो सकता, टीचर आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपको एक दोस्त की तरह ट्रीट कर सकता है। ओके, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। इट इज अ फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, ये बहुत फ्रेंडली भी होता है और कोऑपरेटिव भी होता है। इट ऑर्गेनाइज द लर्निंग, ये क्या करता है? आपके शिक्षार्थी को शिक्षण करने में, ओके, सिखाने की एक आयोजन करता है। ये सिखाने का एक आयोजन करता है। जैसे कि जब टीचर आता है तो पूरा कैरिकुलम होता है, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, तो मतलब ये लर्निंग को ऑर्गेनाइज करता है। अब कैसे? पहले वो आपको सिखाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सिखा देगा 2 + 2 = 4, फिर आपको कुछ दिनों बाद सिखा देगा 6 - 2 = 4, फिर आपको क्या सिखा देगा? 2 × 2 = 4। तो इसका मतलब आपको आंसर तो 4 ही लाना है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा? एक ऑर्गेनाइज है। और दूसरी बात, एक क्लास में एक ही लेवल के, आईक्यू लेवल के तो स्टूडेंट्स नहीं बैठते हैं, तो टीचिंग डायनामिक होती है, चेंज होते हैं। जैसे राम को कोई चीज आसानी से समझ में आ गई, लेकिन कुशल को वो चीज आसानी से समझ में नहीं आई, तो हमें टीचिंग का पैटर्न चेंज करना होगा तुरंत, क्योंकि हमें इंडिविजुअल बच्चे पर भी फोकस करना होता है। तो हम कह सकते हैं टीचिंग इज अ डायनामिक। ओके, डायनामिक, सोशल, ये सामाजिक है, ह्यूमन है, ये मानवीय है। ओके, इट इज प्रोग्रेसिव, डायगोनिस्टिक एंड रेमेडियल इन नेचर, यह प्रकृति में प्रगतिशील है, ये प्रोग्रेसिव रहेगी। टीचिंग जो है वो प्रोग्रेसिव रहेगी। ओके, ये हमेशा प्रोग्रेस करती है। डायगोनिस्टिक होगी, मतलब ये आपको क्या करेगी? एग्जैक्टली में उपचारात्मक भी होगी। और रेमेडियल मतलब आप समझ रहे हैं, नैदानिक भी होगी, आपको याद रखना है। इट इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, ये यहां पर हम दो लोग मिलते हैं, इंटरेक्टिव करते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके, याद आया है वो गाना? तो ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टीचर हमेशा स्टूडेंट से मिलेगा, स्टूडेंट हमेशा टीचर से मिलेगा, एक कॉम्बो है। इट इज अ कॉम्बो। ओके बच्चा, चल। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, यहां पर एक्टिविटीज होती है, जैसे क्लासरूम में हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर यहां पर हम ग्रुप, क्लासरूम में ही हम ग्रुप बना के हम डिस्कशन करवाते हैं। ठीक है, आपको हम गेम खिलाते हैं, ये सुनो, आपको आर्ट भी सिखाते हैं। तो मतलब एक अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं, सच एज ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ये सारी चीजें हम यहां पर करते हैं। चले, नेक्स्ट है, आपको यहां पर समझ में है। यहां पर अब आता है टीचिंग की क्वालिटीज क्या क्या है। सबसे पहले टीचिंग एक की क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, यदि टीचर बनना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट की नॉलेज तो ठीक है, क्या मटेरियल उसमें लेकर जाना है, क्या पढ़ाना है, और नॉलेज को अप टू डेट रखना। मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर, मास्टरी होना। एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जो आपके जटिल कॉन्सेप्ट हैं उनको सिंप्लीफाई करना, ये टीचिंग का सबसे बड़ा गुण होता है। इसे हम कहते हैं विषय ज्ञान होना। क्या कहते हैं?
विषय ज्ञान होना, इसी को कहते हैं विषय ज्ञान होना, सब्जेक्ट नॉलेज होना। उसके बाद अच्छा चलो, एक टीचर है, उसको एक बहुत अच्छी नॉलेज है सब्जेक्ट की। क्या तुम्हें लगता है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छे सब्जेक्ट की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति अच्छा टीचर हो जाएगा? नहीं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि एक टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो बड़ी समस्या है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स तो होना चाहिए। एक बच्चा, एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए कि जिस बच्चे को डाउट आ रहा है वो खड़ा हो कि सर हमें डाउट आ रहा है, पूछे। एक ऐसा बच्चा जिसे सब समझ में आ रहा है, वो दूसरों को भी समझा सके, अपने टीचर से कह सके कि सर मैं इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊं। वो तभी पॉसिबल है जब टीचर अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन लेवल रख रहा हो, तब जाकर वो सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, श्रव्य होना चाहिए, प्रभावी संचार होना चाहिए। अब एक टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एक टीचर जो कि बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता, मतलब वो बहुत ज्यादा हेजिटेट होता है। अच्छा मुझे बताओ, एक टीचर जिसकी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही समझ में, आप उसे पढ़ पाओगे? यदि मान लो एक पूर्वांचल में पढ़ाने वाला टीचर, पूर्वांचल एक यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यदि वो टीचर यदि आपको साउथ में पढ़ाने चला जाएगा, क्या वो पढ़ा पाएगा? क्या उसकी जो वहां पर होने वाली लैंग्वेज, जो वहां की साउथ की लैंग्वेजेस हैं, क्या उन पर बहुत अच्छी कमांड होगी? नो सर। तो जब भी टीचर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत क्लियरिटी होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट तक आवाज पहुंच पाए, यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। कभी कभार उसे वर्बल भी कम्युनिकेशन आना चाहिए। वर्बल का मतलब होता है मौखिक, नॉन वर्बल का मतलब होता है सांकेतिक। ओके, मौखिक और गैर मौखिक भी उसे आना ही चाहिए। इसके बाद हम कहते हैं एबिलिटी टू एडजस्ट कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन लर्नर वैल्यू। लर्नर्स का लेवल देखिए, एक इंक्लूसिव, एक समावेशी कक्षा में हर एक प्रकार का छात्र शामिल होता है। वो गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हो सकता है, वो डिसेबल चिल्ड्रन भी हो सकता है, और नॉर्मल चिल्ड्रन भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो हो सकता है उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, आईक्यू लेवल अच्छा हो, किसी का आईक्यू लेवल कम हो। तो यदि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो हम बच्चों के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स को भी बदल पाएंगे। वो तभी पॉसिबल है जब एक शिक्षण में जो टीचिंग की क्वालिटीज हैं, यदि उन वहां पर कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस यदि दी जाती है तब। तो यहां पर टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है पेडागॉजिकल शिक्षण। पेडागॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागॉजी? पेडागॉजी का मतलब शिक्षा शास्त्र नहीं होता। अब यहां पर समझते हैं, पेडा का मतलब होता है चाइल्ड और एगो का मतलब होता है लीडर। एक ऐसा टीचर के अंदर वो सारी क्वालिटीज होना चाहिए जो बच्चे को लीड कर सके, बच्चे को आगे ले जा सके, बच्चे को प्रोग्रेसिव बना सके। ओके, इसी को हम बहुत अच्छा टीचर भी कहते हैं। तो पेडागॉजिकल क्वालिटी होना चाहिए, शिक्षण कौशल होना बहुत आवश्यक है। इंपैथी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। ओके, समानुभूति रखना चाहिए, वाइसनेस नहीं होना चाहिए कि एक टीचर जो है वो झुका हुआ है दूसरे की तरफ या वो भेदभाव कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर को इंपैथी रखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, पैडागॉजिकल स्किल्स होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। अब अच्छा टीचर ऐसा है, जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो वैसे होते नहीं, वो वैसे बन जाते हैं। एग्जैक्टली में आदत सी हो जाती है उन्हें, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होता ना। यहाँ पर हम सरकारी स्कूल्स में कुछ कहते भी नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटी में हम कुछ नहीं कहते। अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अभी रिसेंटली पोस्टेड हुए, वो कहते हैं कि सर जहाँ पर चिड़िया बैठानी होती है, जहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं, वहां पर हम जाते हैं, वरना तो असिस्टेंट प्रोफेसर एडॉप वाले तो काम कर ही रहे हैं ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे बड़ी समस्या होती है क्रिएटिव होना। यदि आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, यदि आप भारत के मैप को समझा रहे हैं और भारत के मैप को आप ड्राइंग करके समझा रहे हैं, पूरा भारत के मैप को आप पूरा ड्राइंग करके समझा रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी है। आप जब प्रोनाउन को पढ़ा रहे हैं तो आप नाउन का बेस उठा रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी है।
इनोवेशन है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, व्यावसायिकता नहीं कह सकते। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होना चाहिए कि यू कांट बी फ्रेंड ऑफ योर स्टूडेंट्स, आप दोस्त नहीं हो सकते अपने बच्चों के। हाँ, यू कैन ट्रीट देम इन अ फ्रेंडली मैनर, आप उन्हें फ्रेंडली मैनर में ट्रीट कर सकते हैं, आप वो आपसे कुछ भी खुलकर पूछ सकते हैं, लेकिन वो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। ये आपको एक प्रोफेशनलिज्म आपको मेंटेन करना होता है। दूसरी बात, रिफ्लेक्टिव एबिलिटी होती है, मोटिवेशनल स्किल्स होती है। एक टीचर हमेशा बच्चों को क्या करता है सर, मोटिवेट करने का काम करता है, हमेशा मोटिवेट करने का काम करेगा, हमेशा रिफ्लेक्टिव एबिलिटी होगा। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, चिंतनशील होगा, वो सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा, फीडबैक के लिए ओपन रहेगा, यदि उसके फीडबैक खराब आते हैं तो वो अपनी स्किल्स को सुधारेगा। ओके, मोटिवेशनल स्किल्स होना चाहिए, इंस्पायर करें स्टूडेंट को, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन कर पाए, इंकरेजिंग करें पार्टिसिपेशन को। ओके, इसे हम मोटिवेशनल स्किल्स में हम रख सकते हैं। ओके, चले नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। आगे आगे हम बात करेंगे, अब आता है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, उसे आनी चाहिए। आईसीटी, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होना तो बेहद ही जरूरी है। कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, इनकी नॉलेज होना चाहिए। यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, वो एक जैसे डिजिटल बोर्ड है वो इसका यूज कर सके, स्मार्ट क्लासरूम स्किल्स बना सके, ई कंटेंट क्रिएशन कर सके, ऑनलाइन टीचिंग की एबिलिटी उनके पास होना चाहिए, ये मस्ट है। नेक्स्ट, फेयरनेस होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, इमोशनल इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। यदि एक टीचर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो बच्चे के अंदर कभी बच्चे को एक अच्छा लर्नर नहीं बना पाएगा। अच्छा लर्नर बनाने के लिए टीचर के पास इमोशनल इंटेलिजेंसी का होना बेहद ही जरूरी है। सर, इमोशनल इंटेलिजेंसी से क्या फायदे होंगे, एक क्यों चाहिए? यदि एक टीचर के पास इमोशनल इंटेलिजेंसी नहीं है तो क्या वो एक अच्छा टीचर नहीं है? तो जी हाँ, वो एक अच्छा टीचर नहीं है, क्योंकि वो अपनी चीजों को, अपने स्टूडेंट को इमोशनल तरीके से क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना, छात्रों की भावनाओं को समझना, मेंटेनिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। यदि कोई बच्चा क्लास में एकदम गुमसुम बैठा हुआ है और आप उसके चेहरे के हाव भाव देखकर नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं, ये बात सच है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। अब टीचिंग क्वालिटीज के मैंने गुण आपको बता दिए। एम्पैथी का होना जरूरी है, सहानुभूति नहीं, समानुभूति कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, आप कोई भी नए माहौल में ढल जाएं, क्रिएटिविटी होना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स आना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, सारी चीजें होती हैं। शिक्षण के 3 पैरामीटर्स होते हैं जहां पर हम शिक्षण करते हैं। टीचिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टीचिंग हम कर रहे हैं, टीचिंग के उद्देश्य क्या है। अब पहले इस बात को समझना, हम एक टीचर हैं, मानो ये कार्तिक सर हैं, ये मानो ये कौन है, कार्तिक सर है, ये कौन है, कार्तिक सर है, और ये है आप लोग, ये हैं आप लोग। मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे उद्देश्य क्या है, मैं आपको क्यों पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले समझना, मैं आपको क्यों पढ़ाना चाहता हूं, मेरे उद्देश्य क्या है, मेरे शिक्षण के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य होता है संज्ञानात्मक विकास हो सके, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके, आपकी डाउट सॉल्विंग, क्वेश्चंस को समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी बेहद अच्छी हो सके, आप एनालिसिस कर सके, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर आपके जो ब्लूम साहब हैं, ब्लूम्स का सिद्धांत आएगा, किसका आएगा, ब्लूम्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे। अभी ब्लूम्स के ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, इनको भी हम पढ़ेंगे, इनको भी हम जानेंगे। तो हमारा उद्देश्य है क्या, हमारा उद्देश्य है कि आपको आपके ब्रेन को स्ट्रांग करना, आपके इमोशंस को स्ट्रांग करना, आपके साइकोमोटर डोमेन को बहुत स्ट्रांग करना। आपका जो साइकोमोटर डोमेन है उसको क्या करना, एक्टिव करना। आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाना और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल लेकर आना, ये हमारा काम होता है।
हमारे 3 ही उद्देश्य है। आपका मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो सके, आपका संवेगात्मक विकास आपसे बहुत अच्छे से हो सके, और साइकोमोटर डोमेन भी में भी आप बहुत अच्छे से काम कर पाए। ये हमारी एक प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो पहला आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। शिक्षण का मुख्य जो पहला सबसे उद्देश्य होता है वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? आप एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, आप प्लेटो को पढ़ेंगे, आप जीन पियाजे को पढ़ेंगे। इन्होंने कॉग्निशन के सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? कॉग्निशन का मतलब होता है कि आपके माइंड में मैं अब चीजों को डाल दूं, मतलब नॉलेज को इंपार्ट कर दूं आपके अंदर। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या इसी को हम कहते हैं कॉग्निशन। मतलब कुछ सिखा देना जिसके कारण आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज आ जाते हैं, उसे हम कॉग्निशन कहते हैं। यहां पर आपको समझना होगा बहुत अच्छे से, टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद इंफॉर्मेशन एंड अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, मूलभूत समझ प्रदान करना, ये एग्जैक्टली में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कहते हैं डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स। हम अपनी डेवलपिंग कर पाते हैं, हम अपनी सोचने वाली क्षमताओं को बढ़ा पाते हैं, इसी को हम कहते हैं डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स। कहते हैं टू फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब होता है डेवलप करना, टू फॉस्टर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप बच्चों की समस्याएं सॉल्व कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, महत्वपूर्ण सोच, एनालिसिस विश्लेषण कर पाए, एवैल्यूएशन मूल्यांकन आप कर पाए, जैसी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ावा देना हमारा मेन मकसद होता है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो आप उसका समाधान कर पाए, आप उसका निदान कर पाए, ये हमारी एक प्रमुख रहती है। आप डाउट सॉल्व कर पाए, आप क्वेश्चंस को समझ पाए, आप डिसीजन मेकिंग कर पाए, आप थिंकिंग कर पाए, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, आप रैशनल थिंकिंग कर पाए, ये सारे पहली होती है जो कि कॉग्निशन, मतलब कॉग्निटिव का मतलब होता है आपके ब्रेन से संबंधित, आपके ब्रेन से संबंधित आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, आपके माइंड से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो कॉग्निशन के अंदर आती हैं। संज्ञानात्मक हम कहते हैं इसे। जैसे कि आपने जब भी आप पुलिस केस करने जाते हैं, एफआईआर करने जाते हैं, हमने क्या कहते हैं, वो हमने इस मैटर को संज्ञान में ले लिया है। संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निशन कर लिया है हमने उस पर, कॉग्निटिव स्किल्स में हमने उसे ले आए। कॉग्निशन में लाने का मतलब है कि आपने उस पर सोचना शुरू कर दिया, आपने उसको जांचना शुरू कर दिया, आपने उस पर इंक्वायरी करना शुरू कर दी, इसी को हम कॉग्निटिव कहते हैं, इसी को हम संज्ञानात्मक कहते हैं। दूसरा होता है संवेगात्मक, भावात्मक विकास, इसी को हम कहते हैं शेपिंग कैरेक्टर। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में बड़े उपद्रवी होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं शांत होते हैं, ये उनका इमोशनल है, वो उनका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब क्या सर एक टीचर ही इमोशनल डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाता है? नहीं, सबसे पहले मां इमोशनल डेवलपमेंट में भूमिका निभाती है, समाज, फैमिली, दोस्त, ये सारे लोग, फिर टीचर। ओके, कहते हैं एक बच्चा जो कि 24 घंटे में से 18 घंटे सिर्फ गालियां सुनता हो, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता हो जहां पर गालियां होती हो, तो उसे गुस्सा आएगा, वो चिड़चिड़ा होगा, तो वहां पर वो सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं संवेगात्मक, क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास। हिंदी थोड़ी सी मेरी कमजोर है तो मैनेज करिएगा। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है? संवेगात्मक विकास का मतलब होता है अफेक्टिव डोमेन। क्या होता है सर? अफेक्टिव डोमेन हम इसे कहते हैं। शेपिंग कैरेक्टर, जहां पर हम चरित्र का निर्माण करते हैं। एक बच्चे कितना इमोशनल होगा, दूसरे को रोते हुए देखकर वो वहां पर ठहर जाए और उससे पूछ ले क्या कोई समस्या है, कहीं बुरा होते हुए लोगों को टोकना शुरू कर दे। ये ऐसे डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं अफेक्टिव, मतलब जो रिलेटेड टू योर इमोशन। ओके, रिलेटेड टू योर इमोशन, जहां पर हम रिलेट करते हैं, रिलेटेड इमोशंस, रिलेटेड टू इमोशंस, जहां पर हम भावों से जोड़ देते हैं, जहां पर हम किससे जोड़ देते हैं सर? भावों से जोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटेड इमोशंस। अफेक्टिव डेवलपमेंट, जो अफेक्टिव डेवलपमेंट भावात्मक विकास हम इसे कहते हैं। टू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट वैल्यूज, हम उन्हें मॉरल वैल्यूज नहीं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। वैल्यूज के साथ साथ हम उन्हें मॉरल, नैतिक जिम्मेदारियां सिखाते हैं।
उनका एटीट्यूड हम शेप करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी टू बिल्ड अ गुड कैरेक्टर, अ स्ट्रॉन्ग मॉरल, एक हम अच्छे चरित्र और एक अच्छे मजबूत नैतिक कंपास का निर्माण करने के लिए छात्रों के मूल्यों, दृष्टिकोण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रभावित करना ही एक इसमें आ जाता है, भावनात्मक विकास में आ जाता है। डेवलपिंग सोशल स्किल टू हेल्प स्टूडेंट्स बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी बाय टीचिंग डिजायरेबल बिहेवियर एंड सोशल एटीट्यूड, सामाजिक कौशल विकसित करना, वांछनीय व्यवहार, सामाजिक दृष्टिकोण सिखाकर छात्रों को समाज के सामाजिक रूप से जिम्मेदार सदस्य बनाने में हम अपनी उनकी मदद करते हैं। एक आता है सर साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर में मतलब क्या होता है बच्चा, ये यहां पर साइकोमोटर का मतलब होता है हाथ पैर लिखना, अपनी गलतियों को सुधारना, अच्छे से चलना, वॉक करना, आई कांटेक्ट है, ये सारे के सारे साइकोमोटर डोमेन में आ जाते हैं। यहां पर हम क्या चाहते हैं, यहां पर साइकोमोटर में आप याद रखना, आपको अपनी मसल्स का यूज कैसे करना है, आपको अपनी फिंगर्स का यूज कैसे करना है, आपको आपकी बॉडी कैसे यूज करनी है, आपको इसे कैसे स्टेबल करना है, कैसे आपको चलना है, ये सारी चीजें हम साइकोमोटर डोमेन में सिखाते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण कैसा होता है। यदि आपने प्रभावी शिक्षण का एकमात्र गुण आप याद रखना, यदि आपने प्रभावी शिक्षण ऐसे कहते हैं जो आप चाहते थे वो आपने कर दिया, वो हो जाता है प्रभावी शिक्षण। मैं चाहता था कि इस कार को मैं 1 लाख रुपए डिस्काउंट में मैं लूं और मैं ले आया, तो ये क्या था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन था मेरा। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है कि मैं वो कंटेंट इस तरह से डिलीवर करके आया कि वो बच्चों के दिमाग में कंप्लीटली क्या हो जाता है, बैठ जाता है। उसे हम कहते हैं प्रभावी शिक्षण, इसे हम कहते हैं प्रभावी शिक्षण, या हम कहते हैं इंग्लिश में इफेक्टिव टीचिंग इसे कहते हैं। यहां पर कई चीजें काम करती हैं, तो कहते हैं इफेक्टिव टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन इन अ वे कि आपने अपने इंस्ट्रक्शंस को, आप अपने सिखाने की प्रक्रिया को इस तरीके से मैक्सिमाइज किया कि जो स्टूडेंट है वो लर्निंग करना सीख गए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग उन्हें आ गई, इनकरेज पार्टिसिपेशन करना सीख गए, ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन लर्नर्स, नॉलेज स्किल्स और एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जहां पर आप डिजायरेबल चेंजेस लेकर आते हैं बिहेवियर के अंदर, नॉलेज के अंदर, स्किल्स के अंदर और बिहेवियर के अंदर, एक बच्चे के अंदर आपने जो आप ज्ञान चाहते थे वो ज्ञान आपने सिखा दिया, इफेक्टिव टीचिंग है। जो स्किल्स आप बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते थे यदि आपने कर दी तो वो आपकी इफेक्टिव स्किल्स है, इफेक्टिव टीचिंग है। आपने वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर उनके अंदर ला दिया कि कैसे आपको अच्छा बनना है, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावी शिक्षण व्यवहार को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, की व्यवहार और हेल्पिंग बिहेवियर। सर की व्यवहार और हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है, जैसे लेसन में क्लैरिटी होना ये मुख्य व्यवहार है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, स्टूडेंट सक्सेस रेट, एंगेजमेंट इन द क्लास, पाठ की स्पष्टता पढ़ाना, निर्देशात्मक विविधता देना, शिक्षण कार्य अभिविन्यास, छात्र सफलता दर, सीखने में व्यस्तता होना। ओके, अब हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है, छात्र विचारों और योगदान का उपयोग करना सीख जाए, वो स्ट्रक्चरिंग करना सीख जाए, क्वेश्चनिंग करना सीख जाए, प्रोविंग जांच करना सीख जाए, टीचर के अफेक्ट शिक्षक प्रभावित करता है। ओके, ये सारी की सारी चीजें 2 चीजें में आती हैं, एक वो जो कोर है, एक जो कि सिलेबस से बाहर है। ओके, चले नेक्स्ट पर हम आते हैं। दिस 6 स्टेज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, 6 चरण होते हैं जो कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए माने जाते हैं। 6 चरण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले 6 ये चरण होते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेज। सर फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं सर, 6 चरण होते हैं, 6 स्टेजेस ऑफ टीचिंग। पहला चरण होता है कि आप क्लासरूम में जा रहे हैं, आप क्लासरूम में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे। आपने क्या किया, प्रिपरेशन किया। ओके, फॉर अ इंस्टेंस आपको पढ़ाना है नाउन, फॉर अ इंस्टेंस आपको करना है टीच नाउन इन अ क्लास, टीच नाउन इन क्लासरूम, इन द क्लासरूम। आपको आज क्लासरूम में नाउन पढ़ाना है। यदि आज ही आपको क्लासरूम में नाउन पढ़ाना है तो पहले आप नाउन की क्या करोगे, तैयारी करोगे। नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार कितने होते हैं। आप माउस से लेकर क्लास में पहुंचोगे, आप
आप हो सकता है कि आप रिमोट लेकर क्लास में पहुंचोगे, आपने पेपर लेकर आप क्लास में पहुंचोगे, आप डायरीज लेकर क्लास में पहुंचोगे, आप कोई सी भी चीज को लेकर क्या करोगे सर, क्लास में पहुंचोगे। जब आप क्लास में पहुंचोगे तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपको बच्चे को कैसे सिखाना है। जब आप क्लास में जाओगे तो आपका काम क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा प्रेजेंटेशन दोगे। आप बच्चों को पढ़ाओगे, आप बच्चों को क्या दोगे सर, प्रेजेंटेशन दोगे। और जैसे ही आप बच्चों को प्रेजेंटेशन दोगे तो बच्चे को आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप बच्चे का एसोसिएशन करोगे। यहां पर एसोसिएशन किस चीज का होगा सर, यहां पर एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन या तुलना होगी, कंटेंट बच्चों को और नाउन को एक साथ जोड़ोगे, एसोसिएट करोगे। फिर उन्हें आप जनरलाइज करोगे, फिर उनका एप्लीकेशन करना सिखाओगे एंड रिकैप्चुलेशन करना सिखाओगे, पुनर्पूंजीकरण आप उन्हें सिखाते हो। ये आपकी 6 स्टेज होती है टीचिंग की। ओके, शिक्षण के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले एक होता है ट्रेडिशनल मेथड जहां पर टीचर सेंटर्ड होता है, एक होता है मॉडर्न मेथड जहां पर हम बच्चे को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि आपके टाइम पर जब हम जब आपके टाइम पर टीचर होते थे, तो जैसे कि मेरे टाइम पर जो टीचर थे वो ट्रेडिशनल मेथड यूज किया करते थे, वो अपने आप को सेंट्रल में रखते थे। अब टाइम चेंज हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। अब जो हम यूज करते हैं, हम मॉडर्न टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं, जहां पर स्टूडेंट को हम सेंटर में रखते हैं कि स्टूडेंट के लिए हम कितनी सारी चीजों को आसान बना सकते हैं। जैसे पहले हमें नाउन पढ़ाना होता था तो हम कहते थे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आज हम माइंड मैप करवाते हैं, कंसेप्ट मैप लर्निंग कराते हैं, तो इसी को हम कहते हैं टीचिंग के मेथड है। तो टीचिंग के 2 मेथड आपको याद रखना है। अच्छे शिक्षण के 6 स्टेजेस मैंने आपको बताए। फिर इसके बाद मैंने टीचिंग मेथड्स पे बात की, तो 2 टाइप के टीचिंग मेथड्स पे मैंने यहां पर बात की है। यहां पर मैंने आपके सामने क्या किया, सबसे पहले जो ओल्ड है वहां पर लेक्चर मेथड होता था, गए आपने लेक्चर दिया, आपने चीजों को डेमोन्स्ट्रेट किया, बोर्ड पर लिखा, इसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, आपने प्रैक्टिस कराई, एंड टू चॉक एंड टॉक मेथड। चॉक एंड टॉक मेथड आप समझते हो, चॉक मतलब लिखा और बात की और आ गए। ओके, लेकिन अब जो न्यू मेथड है जहां पर हम टीचर सेंटर में नहीं है, वहां पर लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर नई चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है, तो इसी में हम कहते हैं माइंड मैप करना। ओके, कंसेप्ट मैप लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग हम साथ में सीखते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब 2 हम सबके साथ बुलवाते हैं, फिश बाउल लर्निंग हम कहते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम, टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग या बस ग्रुप मेथड हम इसमें किस में आते हैं, ये आपके मॉडर्न टीचिंग में आते हैं। जैसे फिश बाउल लर्निंग में हम क्या कहते हैं, बच्चे बैठे हैं, एक ग्रुप बैठा हुआ है, एक बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा सुन रहे हैं, इसे हम फिश बाउल लर्निंग कहते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे फ्लिप करते हैं, टीचर की जगह बच्चा आ जाता है, एक क्वेश्चन मैंने कराया, अगला क्वेश्चन बच्चा कराएगा। टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग में क्या होता है, पहले हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे थे, आज हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, पहले हम लिखते थे, आज हम लिखकर लेकर आते हैं। ओके, याद रखिए। अब आपको समझना है मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण की संरचना और मॉडल। इस सबसे पहला आता है पेडागॉजी। पेडागॉजिकल मेथड में आपको समझना है, पेडागॉजिकल मेथड में टीचिंग अप्रोच यूज्ड फॉर चिल्ड्रन, एक ऐसी टीचिंग जो कि अप्रोच करती है बच्चों के उपयोग में। ये टीचर सेंटर्ड होती है, लर्नर्स आर डिपेंडेंट होते हैं, कंटेंट डिसाइडेड बाय टीचर, फोकस ऑन बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स। ओके, याद रखना, बच्चों के उपयोग किए जाने वाला शिक्षण दृष्टिकोण, इसे हम पेडागॉजिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडागॉजिकल सिद्धांत। ओके, पेडागॉजिकल सिद्धांत में 3 टाइप के सिद्धांत होते हैं, याद रखना 3 टाइप के सिद्धांत हैं। पहला आता है पेडागॉजिकल। पेडागॉजिकल में क्या होगा, ये टीचर सेंटर्ड होगा। यहां पर कोई भी टॉपिक है जो यहां पर टीचर मेन होगा, टीचर क्या होगा सर, मेन होगा। मुख्य रूप से कौन काम करेगा सर, टीचर काम करेगा। जो भी टॉपिक है वो कौन डिसाइड करेगा, टॉपिक को भी टीचर ही डिसाइड करेगा। ओके, याद रखना, लर्नर्स जो होंगे, जो सीखने वाले बच्चे हैं, वो डिपेंडेंट होंगे टीचर पर। ओके, यहां पर हम बेसिक नॉलेज की बात करेंगे, कोई एडवांस नॉलेज की बात नहीं करेंगे, बेसिक नॉलेज की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बेसिक नॉलेज की हम बात करेंगे, ये भी टीचर पर ही डिपेंडेंट होता है। अगला आता है एंड्रागॉजी। सर एंड्रागॉजी में क्या होता है, यहां पर एंड्रागॉजी में एग्जैक्टली में बच्चे रहते हैं, सेंटर कौन होगा, यहां पर टीचर सेंटर था पेडागॉजी में,
यहां पर बच्चे सेंटर में होंगे, यहां पर सेंटर में कौन रहेगा, स्टूडेंट रहेंगे। ओके, कौन रहेगा सर, स्टूडेंट, या फिर हम इसी को कह देते हैं लर्नर। ओके, अभी हम लर्नर भी सीखेंगे, टाइप्स ऑफ लर्नर सीखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग सीखेंगे, वो सारी चीजें बात करेंगे। आज की क्लास में हम 1-1.5 घंटे की ये क्लास होगी। आज वाली क्लास में सिर्फ हम ये चीज को सीखने वाले हैं कि कितने टाइप के टीचिंग क्या है, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितनी स्टेजेस पे टीचिंग की जाती है, कितने मेथड्स हो सकते हैं, उन सारी चीजों को आज हम की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चले आगे हम बात करते हैं और आगे हम फिर समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे समझेंगे, अचानक समझ में नहीं आएगा, इट टेक्स टाइम। ओके, अच्छा चलो, एंड्रागोजी में क्या हो, एंड्रागोजी में क्या होगा, यहां पर स्टूडेंट और लर्नर क्या होंगे सर, सेंटर्ड में होंगे। ओके, इसका जो सेंटर होगा वहां पर हम स्टूडेंट्स को रखेंगे। अब स्टूडेंट्स को रखेंगे तो आपको पता है एडल्ट आर सेल्फ डायरेक्टेड, जो बच्चे होंगे कभी कभार तो हम एक खुद ही अपना काम करके लेकर आएंगे, ये सेल्फ डायरेक्टेड होंगे। ओके, वयस्क स्वनिर्देशित होते हैं, ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है। शिक्षे सीखने में जो स्टूडेंट होते हैं ये अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हैं, प्रीवियस नॉलेज का ये यूज करते हैं। ये किसका यूज करेंगे सर, प्रीवियस नॉलेज का यूज करेंगे। सर कैसे, कैसे यूज करेंगे, जैसे सपोज करिए कि आपको किसी को प्रोनाउन सिखाना है। ओके, सपोज करें आज का टॉपिक है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को सीखने के लिए इनकी प्रीवियस नॉलेज में क्या होगा सर, नाउन होगा। इनकी प्रीवियस नॉलेज में क्या हो जाएगा सर, नाउन हो जाएगा। और ये नाउन इनकी प्रीवियस नॉलेज है, और ये नाउन के बिहाफ पर प्रोनाउन सीख लेंगे। इन नाउन के बिहाफ पर एक नया चैप्टर जो था ये प्रोनाउन सीख लेंगे। तो जो नाउन है वो इनकी क्या है सर, प्रीवियस नॉलेज है। ये क्या है सर, प्रीवियस नॉलेज है, और प्रीवियस नॉलेज की दम पर ये क्या करते हैं, एक न्यू नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं। एग्जैक्टली में जब हम क्लास बेस में लर्नर बेस्ड क्लास होती है तो यहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है अपने ग्रुप में ही कर लेंगे। ये टीचर पर सेंटर्ड नहीं है, ये टीचर पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इंटरनल मोटिवेशन होगा, जब इंटरनल मोटिवेशन यदि ए के नंबर बी से ज्यादा आ रहे हैं तो बी कोशिश करेगा, बी ट्राई करेगा कि मेरे नंबर ए से ज्यादा आए। ओके, इसका मतलब यहां पर जो है वो आंतरिक प्रेरणा रहती है। इंटरनल, इंटरनल क्या मिलेगा आपको, इंटरनल मोटिवेशन यहां देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है एंड्रागोजी आपकी हो जाती है। नेक्स्ट हम आएंगे यहां पर, चले ठीक है, अब आता है शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, शिक्षण के स्तर 3 प्रकार पे मिलेंगे। शिक्षण के स्तर 3 प्रकार पे मिलेंगे। पहला होता है मेमोरी लेवल टीचिंग, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 लेवल पर हम टीचिंग करते हैं। एक लेवल पर हम क्या करते हैं, आपके माइंड, मेमोरी का मतलब क्या है सर, माइंड, आपका ब्रेन। ओके, और यहां पर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन, आपके थॉट्स दो लोगों के मिल रहे हैं। और यहां पर रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीजें आप सीखने लगते हैं। तो 3 लेवल पर क्या की जाती है सर, टीचिंग की जाती है। 3 लेवल होते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग में यदि हम बात करेंगे तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, चले यहां पर हम कहते हैं, यहां पर लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर को आप समझने की कोशिश करिए। शिक्षण के स्तर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मेमोरी लेवल टीचिंग, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, एक होता है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल टीचिंग। यहां पर समझना हो ना, समझिएगा, शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति पर बेस, समझ पर बेस। स्मृति का मतलब मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ, और चिंतनशील मतलब रिफ्लेक्टिव। चिंतनशील का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव। प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्तर शिक्षार्थी पर एक अलग संज्ञानात्मक मांग को प्रतिनिधित्व करता है। एक अलग अलग लेवल पर जब टीचिंग करते हैं 3 लेवल पर, तो तीनों लेवल पर बच्चे को संज्ञानात्मक मांग अलग होगी। ओके, और इसके अलग अलग शिक्षण रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इन
स्तरों को समझना शिक्षकों के लिए प्रभावी निर्देश तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो सार्थक सीखने और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देता है। सबसे पहले हमारे पास आता है मेमोरी लेवल टीचिंग। सर मेमोरी लेवल टीचिंग होती क्या है? सपोज करिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा ये सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे एफ हार्वर्ड। ओके, तो प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जोहानन हार्वर्ड, एफ हार्वर्ड। ओके, एक किसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बाय एक कॉन्सेप्ट दिया था जो मेमोरी लेवल टीचिंग है, ये लेवल पर सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था जोहान एफ हार्वर्ड। ओके, याद रखना हार्वर्ड, याद रखना जोहान एफ हार्वर्ड ने मेमोरी लेवल का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। यहां पर फोकस ऑन रोट लर्निंग, यहां पर रटना सिखाते हैं। आपने देखा है केजी क्लास में मैडम पढ़ाती हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चे भी पीछे से कह रहे होते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। यस और नो? आप हिंदी मीडियम की बात करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इस टाइप की जो लर्निंग करवाते हैं इसे हम कहते हैं रोट लर्निंग। एक पहला लेवल है जहां पर आप बच्चे को रटना सिखाते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं मालिक, जहां पर आप बच्चे को रटना सिखाते हैं उसे हम कहते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। क्या कहते हैं? मेमोरी लेवल टीचिंग कहते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण का सबसे बुनियादी स्तर होता है, यह तथ्यों, सूत्रों और सूचनाओं को रटने पर केंद्रित है। प्राथमिक लक्ष्य छात्रों के लिए जानकारी को सही ढंग से याद कराना और पुनः पेश करना है, याद रखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जब आप न केजी, एलकेजी या 1 या 2 क्लास में जाते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो आपको रटना सिखाते हैं। ओके, इसमें क्या क्या होता है बच्चा? एम्फेसाइजिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एम्फेसाइजिंग ऑन रोट लर्निंग, रटने वाली रटन विद्या पर ध्यान दिया जाता है। ओके, अच्छा, रटने पर विद्या ध्यान दिया जाता है। अब बच्चे को तो कुछ ही नहीं पता ना, टीचर रटवा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। यूज ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यहां पर प्रैक्टिस कराते हैं। लिम्टिकल क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यहां पर हम सोचने नहीं देते बच्चों को, रटवाते हैं बस। ओके, अब एग्जांपल पर याद रखना, जैसे मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, गुणन तालिकाओं को याद रखवाना। रिसाइटिंग द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स, ओके, पाठ्यक्रम जो ग्रहों के नाम है उनको याद रखवाना। लर्निंग द डेफिनेशन ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स, देखो बच्चा ये क्या है एप्पल, ये क्या है बॉल, ये क्या है बॉटल, ये क्या है टेबल, ये क्या है डॉग, ये क्या है कैट, तो यहां पर मेमोरी लेवल टीचिंग में होता है। ओके, तीसरा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये विचारशील है। सर अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ रहे हो? यहां पर आपको समझना है कैसे, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कितने होंगे, तो बच्चा गिन रहा है 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। अब यहां पर हमने कहा कि 6 में से 2 गए, कितने आया, तो बोले 4। 2:2 कितना हुआ? 4। ये सारे मेथड्स को समझना होता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। ओके, यहां पर आपको समझना है, यह सिद्धांत H.C. मॉरिसन ने दिया था। यह सिद्धांत देने वाले जो व्यवहारवादी थे वो थे H.C. मॉरन। ओके, याद रखना, मॉरिसन। जैसे ये स्तर के शिक्षण को समझना रटने से परे, ये छात्रों को अवधारणा और विचारों के अर्थ को समझने में मदद करने केंद्रित है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों में जानकारी को समझाएं और व्याख्या करें और सारांशित करें। ओके, यहां पर आपको समझना होगा, ये एम्फेसाइज होता है कॉम्प्रिहेंशन पर, समझने पर। टीचर गाइडेड अप्रोच होती है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। यहां पर टीचर आपको गाइड करता है। टीचर आपको क्या करेगा बच्चा? टीचर यहां पर आपको गाइड करेगा। ओके, यहां पर यदि हम बात करेंगे तो यहां पर एग्जांपल समझना, जैसे प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा आपको बताया, समराइजिंग द प्लॉट ऑफ अ नॉवेल, इंटरप्रेटिंग अ ग्राफ ऑफ अ चार्ट, किसी समस्या को हल करने के लिए गणितीय सूत्र लागू कराना, sin² + cos² थीटा = 1, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। इसमें टीचिंग स्ट्रेटेजी हम कैसी रखते हैं बच्चा? एक्सप्लेनेशन एंड लेक्चर्स हम देते हैं, स्पष्टीकरण और व्याख्यान हम करते हैं, डिस्कशंस एंड डिबेट्स हम यहां पर करते हैं, एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशन करते हैं, कंसेप्ट एंड मैपिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज कराते हैं, समराइजिंग एक्सरसाइज कराते हैं। यहां पर कोई रटवाने का काम नहीं होता है, यहां पर बच्चे को समझाने का काम होता है, यहां पर बच्चे को सिखाने का काम होता है, उसे हम कहते हैं
अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट, एक सबसे उच्च स्तर आता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। सबसे उच्च स्तर मानते हैं हम इसे, सबसे उच्च स्तर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। सर एग्जैक्टली में ये क्या होता है? इसके बाद हम फेजेस पढ़ेंगे और फेजेस के बाद फेजेस हम पढ़ेंगे। ओके, कितने फेजेस में हम टीचिंग कराते हैं वो सारी चीजों पर अब बताएंगे आपको, ठीक है। रिफ्लेक्टिव सबसे हाई लेवल होता है, यहां पर बच्चा चिंतन करता है, समझता है, पहले क्वेश्चन को देखता है फिर उसका आंसर करता है। चिंतन लेवल पर आपको पहले सबसे पहले पैसेज को पढ़ना होता है, फिर आपको आंसर करना होता है। इसे चिंतनशील स्तर का शिक्षण का उच्चतम स्तर है। यह छात्रों की गंभीर रूप से सोचने, जैसे आईआईटी की तैयारी कर रहा है बच्चा, नीट की तैयारी कर रहा है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होगी वहां पर। छात्रों की गंभीर रूप से सोचने, रचनात्मक रूप से समस्याओं को हल करने एवं सूचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित होता है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे कई स्रोतों से जानकारी को विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें और संश्लेषण करें, एनालिसिस करें, इवैल्यूएशन करें और सिंथेसिस करें। ओके, और एक कॉन्सेप्ट को देने वाले व्यक्ति थे हंट। कौन थे? ये स्तर, ये चिंतन स्तर, ये स्तर जो चिंतनशील स्तर है, ये हंट ने दिया था। ओके, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय हंट। ओके, किसने दिया था? हंट ने दिया था। यहां पर ये क्या होगा बच्चा? ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगा। अभी तक क्या था? सबसे पहले टीचर सेंटर्ड था, फिर टीचर गाइडेड था, अब संपूर्ण जानकारी किस पर आ गई है? स्टूडेंट पर आ गई है, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यहां पर हम क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच पर हम काम करते हैं कि जहां पर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड, स्टूडेंट को ऐसा माना जाता है, मतलब बच्चों से एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो इसे एनालाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे। ओके, ये आपको पता है तीनों के तीनों जो स्टेप हैं ये ब्लूम्स की थ्योरी पर आधारित हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं वो ब्लूम्स का जो सिद्धांत है इस पर आधारित है। जो इन्होंने लर्निंग, ऑब्जेक्टिव लर्निंग की जो थ्योरीज दी थी, उन्हीं पर 3 पॉइंट आता है। तीनों पॉइंट क्या आते हैं? सबसे पहले क्या करना? एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना और सिंथेसाइज करना। इसी को हम कहते हैं कि जानकारी का एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और संश्लेषण करना। क्या करना? संश्लेषण करना। ओके, यूज ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, मैंने नहीं कहा था आधारित, पूछताछ आधारित शिक्षा का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रश्न पूछने, विचारों का पता लगाने और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां पर हम फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग पर। इसमें एग्जांपल समझिए, कंडक्टिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट, जब आप आप नेट क्वालिफाई करेंगे, पीएचडी करेंगे, तब ये आपकी ई वाली आएगी, रिफ्लेक्टिंग लर्निंग आएगी, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग आएगी। डिबेटिंग अ कंट्रोवर्शियल इश्यूज, डिजाइनिंग अ सॉल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, इवैल्यूएटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ सोर्स, राइटिंग अ परस्यूसिव ऐसे, एक प्रेरक निबंध लिखना। ओके, यहां पर हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, केस स्टडीज करते हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशन करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम इन्वॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज कराते हैं, सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन कराते हैं। अब आपको समझना होगा यहां पर 3 फेजेस होते हैं, शिक्षण के चरण की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। These 3 phases of teaching is given by फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। शिक्षण के 3 चरण फिलिप डब्ल्यू जैक्सन द्वारा दिए गए हैं। यहां पर एक होता है सर प्री-एक्टिव, ओके, फिर होता है एक पोस्ट एक्टिव, एक होता है इंटरेक्टिव और एक होता है पोस्ट एक्टिव। 3 फेजेस में हम क्या करते हैं? 3 फेजेस में लर्निंग की जाती है। 3 फेजेस में पहले कौन सा होता है? प्रोएक्टिव, फिर इंटरएक्टिव फेज और एक होता है पोस्ट एक्टिव फेज। यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले आता है प्री एक्टिव चरण, इसे हम कहते हैं योजना चरण। ओके, यहां पर क्या होता है? पूर्व सक्रिय चरण, जिसे अक्सर नियोजन चरण के रूप में जाना जाता है। यहां पर प्लानिंग की जाती है। क्या की जाती है सर? प्लानिंग की जाती है। यहां पर प्लानिंग की जाती है। द प्री एक्टिव फेज ऑफर रेफर्ड एज द प्लानिंग फेज एज द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ टीचिंग। यहां पर प्रिपरेशन की जाती है टीचिंग की। इट इन्वॉल्व ऑल द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज अ टीचर अंडरटेक्स बिफोर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम। कहते हैं कि इसमें वे सभी निर्णय और गतिविधियां शामिल होती हैं जो एक शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ बातचीत करने से पहले करता है। यह चरण प्रभावी निर्देश के लिए मंच तैयार
करने और छात्र सीखने को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें टीचर एक प्रिपरेशन करता है, क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। फिर आता है इंटरेक्टिंग वाला, ओके। जैसे इसके योजना के चरण क्या क्या होते हैं, डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग कंटेंट, सामग्री का चयन करना, आज हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी रणनीति का हमें यूज करना है, प्लानिंग, असेसमेंट, योजना का आकलन करना, क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन करना। ये प्रोएक्टिव फेज में क्या होता है, हमें सीखना होता है, ओके, याद रखिएगा। चले नेक्स्ट पर हम आते हैं। एक होता है इंटरएक्टिव फेज। सर इंटरएक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन देना। अब जब आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं, बच्चों से आप इंटरेक्शन करते हैं, उस टाइम पर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंटरएक्टिव फेज। क्या कहते हैं सर, इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। द इंटरएक्टिव फेज इज द एक्चुअल टीचिंग प्रोसेस। ये एक्चुअल टीचिंग प्रोसेस होती है वेयर द टीचर इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ स्टूडेंट्स, जहां पर एक बच्चा जो है वो डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ सीखता है। दिस फेज इन्वॉल्व इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स मेड ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज। जो भी आपने प्लानिंग की होती है प्री एक्टिव फेज में, वो इंटर एक्टिव फेज में आकर क्या होती है, रियल हो जाती है, ओके। यहां पर क्या होता है, प्री एक्टिव फेज एंड एडेप्टिंग टू द डायनेमिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, और इस पूर्व सक्रिय चरण के दौरान बनाई गई योजनाओं को लागू करना, गतिशील कक्षा वातावरण को अपनाना शामिल है। जैसे कि शिक्षण रणनीति को लागू करना, छात्र समझ की निगरानी करना, प्रतिक्रिया प्रदान करना, कक्षा की गतिशील का प्रबंधन, अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल होना, याद रखना। अब आता है सर पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव में क्या होता है, फॉलो अप लेना, फीडबैक लेना, ये सारा पोस्ट एक्टिव है, ये टीचर करेगा। जैसे छात्रों ने क्या सीखा उसका मूल्यांकन करना, शिक्षण प्रथाओं पर जो भी आपने सिखाया है, जिस तरीके से आपने सिखाया है उसका मूल्यांकन करना, भविष्य के निर्देश को संशोधित करना, परिणामों का दस्तावेजीकरण करना, मतलब मार्कशीट बनाना, चार्ट तैयार करना, वो सारी चीजें, ओके। चलें, तो ये 6 स्टेज वो इसी से हैं, इसी से एसोसिएटेड है। तो बाकी की जो आप टीचिंग को लेकर जितनी भी आपके एग्जाम में आती हैं, वो सारी चीजें हमने सेशन में डिस्कस कर ली हैं। यदि आप बहुत अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड सीखना चाहते हैं, एक छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप बने रहिए बस सेशन में। आप हर दिन सेशन को आप अटेंड करिए, आपको मजा आएगा। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हर दिन एमपी सेट को लेकर और यूजीसी नेट को लेकर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस होंगी, जहां पर थ्योरी, कंसेप्ट, सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप खुश रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।